वर्कर सेफ्टी ऑटो सेक्टर और इंडिया के लिए अच्छी है, और अगर है तो उसे इम्प्रूव, उसे कैसे ठीक किया जाएगा। संदीप जी इसे मॉडरेट करेंगे और हमारे 3 पैनलिस्ट हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे साथ ऊपर यहाँ आए। गिरीश आर्या जी भारतीय मजदूर संघ के सेक्रेटरी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने के बाद अब बीएमएस के सेक्रेटरी हैं। ऑनलाइन हमारे साथ डॉक्टर अजीत रानडे हैं, इस वक्त पूना में हैं। आदित्य बिरला में एक चीफ इकोनॉमिस्ट थे और उसके बाद गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पूना में, वहाँ वाइस चांसलर थे और अब सीनियर फेलो हैं पूना इंटरनेशनल सेंटर में। और सुनील जी ऑटो सेक्टर में लीडर हैं, काफ़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं, मारुति, ग्रीव्स कॉटन, और इस वक्त पीएचडी करने के बाद रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑन कंटिन्यूस लर्निंग, पहली बात मैं अब आपको संदीप जी के हाथों में छोड़ रहा हूँ। थैंक यू राहुल, आपने अच्छा नहीं किया। शुक्रिया। हमने अभी अपने साथियों को सुना, यहाँ पर उनकी कहानियाँ सुनी, उनकी बातें सुनी और बहुत अच्छी सुझाव सुने। हम एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं, पर बोलना पड़ेगा सबसे बड़े एक्सपर्ट्स तो ये लोग जो हैं जो अभी आए थे, इनके लिए तालियां ज़रूर। हम भी कोशिश करेंगे कि अब इस मुद्दे को थोड़ा एक भारत देश के लेवल पर देखें, ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के लेवल पर देखें और फैक्ट्री लेवल पर देखें। हाँ, उसके लिए हमारे पास इतने एस्टीम्ड एक्सपर्ट्स हैं। मैं थोड़ा, मुझे माफ़ करें, मैं इंग्लिश में ज़्यादा बोलूँगा और हिंदी में कब बोलूँगा आपसे तो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे मुझे पक्का है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, आप जो श्रमिक साथी हैं, यहाँ श्रमिक हैं, इनसे सवाल ज़रूर पूछना आपने। अभी तक सब बाकी लोग पूछ रहे हैं सवाल, इस बार आपको 1-2 सवाल पूछने हैं, पक्का? प्रॉमिस? बस आपके सवालों की मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है? So we have a great panel of experts and we have a number of visitors here from outside. Thank you so much for joining us. I'll request some of you to come in with a few comments during the course of these 45 minutes while we do this. So thank you, Rahul. Rahul introduced the panelists. Ajit, I'll go to you first. You've heard the workers. You've seen the report and the presentation. What's your immediate reaction to these report findings and what you heard from workers, and from your lens of an economist, a very well-known senior economist, what do you see as the loss to people, loss to the business, loss to the economy, if at all there is a loss? Or is India in a place where this is what it is and that's how we make our money? संदीप जी, आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? बिल्कुल साफ। तो पहले तो मेरा सबको नमस्कार जो यहाँ उपस्थित है वहाँ इस प्रोग्राम में आपके, और संदीप जी आपको और आपके साथियों को और सेफ इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बधाई करता हूँ कि आपने ये रिपोर्ट बनाया। आई थिंक आपकी एक संस्था है जो यू आर द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट आई नो जो लगातार इस काम कर रही है। आपने कहा कि ये पिछले 6 या 7 साल से एनुअल रिपोर्ट आपकी आ रही है और उसमें जो आप टिप्पणियां करते हैं, डेटा जो देते हैं वो बहुत ही, मैं कहता हूँ, जैसे मतलब आई ओपनर है ये। मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में या फैक्ट्री लेवल या ऑटो सेक्टर के अलावा बाहर की जनता को इतना शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और इसका सीरियसनेस भी शायद अप्रिशिएट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बधाई और आपका काम और जोरों से चले और बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं। तो इसका ये जो इम्पैक्ट ऑफ, आपने कहा कि एक्सीडेंट्स या ये जो हादसे हैं, इसका उस व्यक्ति पे तो होता ही है असर, उनके फैमिली पे होता है,
उनका जो परिवार होता है, फिर उस फैक्ट्री जो जो फैक्ट्री है या तो वो वर्कर शिफ्ट है उस पे होता है, कंपनी पे होता है, और पूरे एट द सेक्टर लेवल एंड एट द इकोनॉमी लेवल ये इसका असर जरूर है और काफी सीरियस भी है. एंड इट वर्क दिस वे दैट बेसिकली जब एक्सीडेंट होता है तो एक तो प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड, then there are extra costs, इलाज करना पड़ता है, वर्कर एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहते हैं तो एब्सेंटिज्म होता है, फिर शायद इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है, all these are extra costs. So there is a cost element, there is a loss of production element, loss of productivity element. फैक्ट्री तौर पे मैं समझता हूँ कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन शेड्यूल, इनके फैक्ट्री की जो कमिटमेंट रहती है, टारगेट, अब एक श्रमिक बंधु ने कहा था कि जब 4:30-5 बज जाते हैं तो स्पीड बढ़ाया जाता है क्योंकि उनके टारगेट रहते हैं. सो द टारगेट्स आर नॉट मेट, प्रोडक्शन शेड्यूल आर नॉट मेट. एंड मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा असर ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिवनेस, जिसको बोलते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, इज द वर्कर मोरल. When you see that not enough is being done about safety and accidents are happening, तो वर्कर मोरल पे भी उनका जो मनोबल रहता है उसके वो, so these are not very easily quantifiable. आपके रिपोर्ट में शायद आपने कहा है कि देश के स्तर पे अगर देखा जाए तो देश का जीडीपी 4% से घट जाता है, या तो अगर सेफ्टी इश्यूज को एड्रेस किया जाए तो 4% से बढ़ेगा. देश के जीडीपी की वृद्धि हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है. सो दैट इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट. ऑफ कोर्स वी नीड टू क्रॉस वेरीफाई और reconfirm that. But at the country level, this is it's an astounding finding that even if it's not 4%, even 1% of GDP, अगर 1% भी लिया जाए तो 3 लाख करोड़ का घाटा है देश को. 3 लाख करोड़ रुपया. आपने तो 12 लाख करोड़ का अनुमान किया है, आपका अंदाज है. So that's a very big amount. And this is a hidden cost, it is invisible. And of course, it has the impact on healthcare, social security. So this safety issue is I think very serious. And it is not in the frontline discussion. इसका जितनी चर्चा होनी चाहिए इसके बारे में शायद मैं समझता हूँ कि इतनी चर्चा नहीं होती है. And it is a hidden होने के बाद, वो क्या बोलते हैं, छिपा हुआ है ये मामला, ये जो इशू है. तो इसी वजह से उसका अप्रिसिएशन नहीं हो रहा कि कितना इसकी कॉस्ट देश को चुकाने पड़ रही है. थैंक यू सो मच अजीत. गिरीश जी, आपके पास आऊँगा मैं. आप तो BMS चलाते हैं, भारतीय मजदूर संघ, देश की सबसे बड़ी यूनियन है. आप वर्कर से हर टाइम मिलते हैं और आप हमेशा कहते हैं कि आप तो फील्ड वर्कर हैं खुद भी. तो आपने भी अभी वर्कर्स को सुना और हमारी रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स देखी आपने. आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है, क्या यही हमारी सच्चाई है, इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा, या यहाँ पर कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा? आपकी क्या रिएक्शन है? आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं बात शुरू करने से पहले SII को बधाई देता हूँ. और वास्तव में जो आप काम कर रहे हैं, जो इस काम के लिए डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो उनसे जो छूट जाता है आप उनको कवर करते हैं. ऐसे अनएड्रेस्ड, अनरिपोर्टेड एक्सीडेंट्स को आप रिपोर्ट करते हैं. इसलिए जो है आप जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में सराहनीय है और मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसमें आपको और शक्ति दे. और इसमें जो है भगवान ये भी प्रार्थना करता हूँ कि एक्सीडेंट्स ना हो, बहुत कम हो, और जो भी हो वो रिपोर्टेड हो. तो आपको बधाई देते हुए अपनी बात करता हूँ. जो मेरे बहन भाई 3 बोल के गए, ये आज के समय की रियलिटी है. इसमें इन्होंने जो कहा है, इन्होंने केवल आपसे कहा है, वो दर्द भी छलकाया है. जो दर्द केवल जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसी को नहीं होता, उसके फैमिली को होता है, उसके बच्चों की स्कूलिंग पर फर्क पड़ता है. वो एक तरह से एक्सीडेंट के बाद में कोई बिना मुआवजा लिए हुए, बिना कंपनसेशन के उसको साइड कर दिया जाता है. ये बहुत बड़ा पेन है. आपने कहा क्या ऐसे ही चल सकता है? मैं आपको
चूंकि आप केवल एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसमें विश्व में लीड करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो, चाहे जो भी व्हीकल है, उसमें लीड करने की तरफ ग्लोबल लीड की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि एमएसएमईज जो देश की प्राणवायु हैं आर्थिक व्यवस्था की, उनको यदि इस तरह से इग्नोर किया जाएगा, 70% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो पार्ट्स हैं, जो सब सिस्टम्स हैं, वो एमएसएमईज से आते हैं। और एमएसएमईज में यही मेरे भाई बहन काम करते हैं। उन्हीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो परमानेंट वर्कर्स हैं, उनको जो है कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, चाहे उनकी सैलरी हो, वेजेस हों, पक्स हों, अलाउंसेस हों, सोशल सिक्योरिटी हो, सब कुछ। मगर जब सप्लाई चेन की बात आती है और सप्लाई चेन में लास्ट में खड़े व्यक्ति की बात आती है, तो वो कहीं खोया हुआ होता है। तो जब तक, एक बहन ने बात की थी कि वो लालची हो गए हैं, तब उनको लालच के सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको केवल और केवल प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। प्रोडक्टिविटी तो आ नहीं सकती। देखिए, केवल स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जब तक व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, सेटिस्फाई नहीं है, वो किसी भी हालत में अपना ऑप्टिमम तो दे ही नहीं सकता। तो फ्रस्ट्रेटेड तो फ्रस्ट्रेशन में ही काम करेगा, फ्रस्ट्रेशन में काम होगा तो उसमें से ना प्रोडक्टिविटी निकलेगी ना क्वालिटी निकलेगी। तो ये जो बात इन्होंने कही है, इन्होंने मेरे तो तार छेड़ दिया है। मैं एक्चुअली लीडर नहीं हूँ। मैंने 39 इयर्स इंडस्ट्री में काम किया, मैंने भी ITI किया, मगर मेरे को भाग्यशाली था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जैसे एक नवरत्न में मेरे को नौकरी मिली। मगर वो नौकरी सबको नहीं मिलती है। मगर मैं बिलोंग तो इसी कैटेगरी को, अगर वहाँ पे मैं नहीं जाता ITI करने के बाद में, मैं यहाँ ही जाता तो मैं वही झेल रहा होता। मगर ये इनका दर्द मैं अच्छी तरह से देखता समझता हूँ। तो ऐसे जो चल रहा है, ये संदीप जी चलने वाला नहीं है। मगर इसके पीछे क्या है कि जब तक ये इंडस्ट्रीज, यदि इनको ग्लोबल compete करना है या ग्लोबल लीडर बनना है, अभी टेस्ला आपके यहाँ आ गया है, बाकियों को वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अगर मार्केट में सर्वाइव करना होगा तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें एथिक्स पर डिपेंड करती हैं। हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं। हम भारतीय हैं तो भारतीय नहीं रहे, हम इंडियन हो गए। भारतीयता हम में से कहीं खो गई। यदि आप प्राचीन समय में चले जाएं, प्राचीन भारत की जो लेबर प्रैक्टिसेस थी, लेबर प्रैक्टिसेस इन एंशियंट भारत कोलैबोरेटिंग विद मॉडर्न लेबर प्रैक्टिस, इनको इनके जब तक समायोजन नहीं करेंगे हम, तब तक जो है ये जो बहन बात कर रही हैं, मेरे भाई बात कर रहे हैं, ये रहने ही वाला है। आप कुछ कोशिश कर रहे हैं DMS जी 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 बहुत कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री ये वैल्यूज को लाए, क्योंकि Yes. हमें तो नजर आता नहीं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारी जगह आने भी लगा है, नहीं आएंगे तो यदि जो है हम इस दर्द को नहीं पहचानेंगे जो भाई बहन बोल के गए हैं, तो डायनासोर जो है इस विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल काय था, उसको पीछे से चींटियां खाती रहीं क्योंकि वो बड़ा बहुत था, उसके दिमाग को मैसेज नहीं जाता था। वो चींटियों ने जो है वो डायनासोर खत्म कर दिया। यदि हमने इनके चुभन को दिमाग तक नहीं पहुंचाया और दिमाग तक पहुंचा करके उसको सॉल्व नहीं किया, तो मैं आपको बताता हूं ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो अभी हम, आपने मेरे से कहा कि आप कुछ कर रहे हैं, जी हम ट्रेड यूनियन जरूर हैं, हम ट्रेड यूनियन डिफरेंट ट्रेड यूनियन हैं, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले ट्रेड यूनियन नहीं हैं, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो वो वाले नहीं हैं। वी बिलीव इन रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। जैसा सामने से आएगा वैसा हम सब कुछ करेंगे। और ये केवल इनका जो दर्द है इसको यहीं तक रहे तो उसको हमने सरकार तक भी पहुंचाया है। अभी कुछ लोग कहते हैं ये सरकार आपकी है,
क्योंकि हम संघ के अनुसांगिक संगठन है, भाजपा भी संघ की अनुसांगिक संगठन है, वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। मगर यदि यही सरकार वर्कर्स के हित की बात करेगी, इंडस्ट्री के हित की बात करेगी, हम तुरंत सरकार का समर्थन करेंगे। और यदि सरकार वर्कर्स के हित की बात नहीं करेगी, इंडस्ट्री के हित की बात नहीं करेगी, तो सबसे पहला झंडा उठा करके विरोध के लिए भी हम ही खड़े होंगे। उसी का परिणाम है कि कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आई है। अभी आपका वो भी आगे आ जाएगा, तो मुझे वापस आते हैं इस पर। मैं सुनील जी से के पास जाता हूँ। सुनील जी, आप तो यू आर एन ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट, you were with Maruti, you were with I think Honda, and you have run many organizations in the supply chain. What was your reaction when you heard this? You must have seen this in your suppliers. You must have had a first-hand experience. What do you think of this situation? So I think since morning we have been discussing on this topic. हम इस बारे में सुबह से बात कर रहे हैं और हमारे सामने जो समस्या है वो सबको क्लियर है। हमारे लाखों कामगार अनऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, जो किसी यूनियन का या किसी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में स्पेशली जो स्टैंपिंग इंडस्ट्री है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, उस पे काम करते हैं। और मेजॉरिटी वर्कर्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट या अनऑर्गेनाइज्ड ही हैं अभी, क्योंकि इससे कॉस्ट का बेनिफिट होता है, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ उसी को फॉलो करती हैं। So this is the problem which we know. Problem का solution हो सकता है. Problem can be solved. Of course it can be solved. If you look at other countries, if you look at the countries which are developed, or even among developing countries, most of them have solved this problem. So we can also solve this problem. But this problem has to be solved in a structured manner. It has to be solved in a manner which is not conflicting with the interest. अगर हम ये एज्यूम कर लें कि बिजनेसमैन की ग्रीड ख़त्म हो जाएगी, तो वो अजम्पशन गलत है, इट विल नेवर गो। या हम एज्यूम कर लें कि इनको अननेसेसरली कोई यूनियंस भी या कोई दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे जिसके मेंबर नहीं हैं, वो भी सोचना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इनको उससे भी सपोर्ट नहीं मिलता। इनके लिए जो हमारे जो जितने भी कामगार भाई बहन हैं जो अनऑर्गेनाइज हैं, जिनमें से कुछ आज यहाँ हैं, उनके सपोर्ट का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो है लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू, और दूसरा है ESIC के थ्रू। इस समय तो हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं इस रूम में, तो इस समय ये सारे डिपार्टमेंट्स में काफ़ी स्टेट का कंट्रोल है, स्टेट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी हद तक करप्शन है, हम ये प्रैक्टिकली जानते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इनको रियल सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि मैनेजमेंट का उसमें भी से हो जाता है। मैनेजमेंट उनको भी कंट्रोल कर लेती है, लेबर डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल कर लेती है, और बाकी चीज़ों को भी कर लेती है। तो अगर स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, तो सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना ज़रूरी है, चाहे वो जुडिशरी के अंडर बनाएं, चाहे उसको एज ए इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बना के दें, जिसमें ग्राउंड लेवल पे वर्कमैन को रेगुलेटरी सपोर्ट मिले। इट नीड्स ए रेगुलेटरी सपोर्ट। इसमें पूरा रचनात्मक काम की ज़रूरत है। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ नारेबाजी से करेंगे या पब्लिसिटी से करेंगे, कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रमोटर्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, और इसका कोई रिड्रेसल प्रोसेस नहीं है। तो हमें एक रिड्रेसल प्रोसेस की ज़रूरत है, जो कि बहुत अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, बेसिकली आपने जो बताया संदीप जी कि प्रोडक्टिविटी का लॉस है, यस, मेरे हिसाब से इसमें ऑलमोस्ट 40% प्रोडक्टिविटी का लॉस है, अगर हम इसे देखें, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। और मैं इसको जैसे रनाडे साहब ने बताया 4% GDP आपने एस्टीमेट दिया, उसका मुझे बताना, उस पर कमेंट करना मुश्किल होगा। बट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का इंडेक्स है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और प्रोडक्टिविटी में अगर 30 से 40% का इम्पैक्ट है, तो सर्टनली इसका फाइनेंशियल टर्म्स में भी बड़ा नंबर होगा। दूसरी बात यह है कि हमें फाइनली, अगर हम इंक्लूसिव वर्क प्लेस नहीं बनाएंगे और हम बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम नहीं करेंगे, तो ना हमारी इंडस्ट्री ना हमारी सोसाइटी सस्टेनेबल बन पाएगी।
हमें सस्टेनेबल इंडस्ट्री की ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबल सोसाइटी की ज़रूरत है। उसमें चाहे जेंडर का डिफरेंस हो, चाहे और किसी तरह का डिफरेंस हो, हमें वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाना ही है। उसमें हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हमें स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के और इतने तरह के ही लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ लोग हैं और उन सभी को उसमें काम करना है। सेफ्टी एक बेसिक ह्यूमन राइट है, ये कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, इट्स ए मैटर ऑफ लाइफ। एंड अगर हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट करके, तो वो भी ठीक है, वो एक तरीका है लोगों को जगाने का, बट वो भी अंडरमाइन कर रहा है जो बेसिक डिग्निटी है लोगों की या बेसिक सेफ्टी है, वो बहुत ऊपर है उन सब चीज़ों से। और जैसा मैंने कहा संदीप जी, ये लाना पॉसिबल है, ना तो इसको यूनियंस पूरी तरह से ला सकती हैं, ना इसको मैनेजमेंट कभी लाएगी। इसको लाने के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए जो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में इनको सपोर्ट करे, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना ला पाएँ, और जिससे वो कम से कम it will have less corruption, it will be better regulatory, and it will at least give a proper redressal mechanism to them. I think that is how it is perhaps possible, and इसमें wages भी, benefits भी और सारी चीज़ें आ जाती हैं, not just the safety. Over to you. Thank you, Sunil. I hope you are right, and I hope that works out. That will be amazing. I'll come back to you, Ajit. I'll just make a couple of rounds and come back for Q&A here, right? So Ajit, you heard both of them. From your point of view, right? Is it even possible for India to achieve a sustainable growth that Sunil is talking about, a broad-based growth, the GDP growth that we are looking at, without really taking care of millions and crores of workers like this? मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, एक्चुअली आपने तो हिंदी में ही बोल रहे थे अजीत, तो मैं भी बोल सकता हूँ, राइट? और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये गवर्नमेंट की बात अभी आई, सुनील ने बोला कि क्या करना चाहिए। अब इकोनॉमिक सर्वे में हमारा काम जो है उन्होंने इंक्लूड कर दिया, हाँ, तो वो मान गए इस बात को, सरकार मान गई इस बात को कि जो वर्कर सेफ्टी है इसकी वजह से जीडीपी लॉस हो रहा है। हमारी कैलकुलेशन 4% है, उसको माना उन्होंने। हमने दुनिया भर के एग्जांपल्स दिए जहाँ दूसरे देशों में हमारे देशों से बेहतर मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो आगे निकल गए। एक फेमस स्टोरी, केस स्टडी बांग्लादेश की है, जहाँ पर जब राना प्लाजा में 1000 लोगों की मौत हो गई एक फायर में, एक आग में, उसके बाद सरकार ने और गारमेंट इंडस्ट्री ने मिलके, कपड़े की इंडस्ट्री ने मिलके वहाँ पर नए रूल्स बनाए, नए ऑडिट सिस्टम बनाए, नए बाइंग हाउसेस बनाए, और लोगों को लगा कि यहाँ पर बिजनेस कम हो जाएगा, पर एक्चुअली वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं दुनिया में और इंडिया उनसे पीछे है, इतना बड़ा देश। तो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद ग्रोथ पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अजीत, what's your point of view? What is India missing out here on? What are we looking at in terms of supply chains and the potential for growth and the risks that we are taking by carrying on with such practices? संदीप जी, पहले तो मैं ये सुनील जी ने जो कहा उसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा कि उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा ख्याल रखें कि ये इंस्पेक्टर राज ना हो जाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि करप्शन तो कम होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको मतलब इस बारे में हम सतर्क रहे कि when you introduce another kind of inspection system, I don't think he meant that, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी है कि ऐसा नहीं हो कि उसी के डिस्गाइज में एक नया इंस्पेक्टर आ जाए। पहली बात तो मैं समझता हूँ संदीप जी कि आप जैसी संस्था है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, वो और ज्यादा बड़े स्केल पे होना चाहिए, तो यू शुड स्प्रेड द मैसेज टू अदर सेक्टर। आपने ऑटोमोटिव में किया है, सप्लाई चेन में किया है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा काम होना चाहिए। बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन की बड़ी गैप है। आपने कहा कि हरियाणा का केस दिया कि ऑफिशियली गवर्नमेंट बोल रहा है विधानसभा में कि सिर्फ 48 के हादसे हुए हैं, आप खुद 1000 लोगों तक पहुंचे हुए हैं, और शायद एक्चुअल एक्सीडेंट्स 1000 से भी ज्यादा 4000 5000 होंगे। तो ये गैप तो मतलब सरकार के पास ही है ये इंफॉर्मेशन। आपने कहा था कि ESIC के पास एक इंफॉर्मेशन रहती है और लेबर के पास अलग, इनको अगर ट्रायंगुलेट किया जाए तो बहुत सिंपल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन अ वेरी वाइड वे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की हमको दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा ना कि बांग्लादेश हमारे
बगल का जो देश है हमारे जो पड़ोसी है, उन्होंने बता दिखा दिया। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली बड़ा हादसा होना पड़ा, वहां 1000 लोगों की मौत हुई, लेकिन उन्होंने 14 लाख वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया और उसकी वजह से आज उनकी जो टेक्सटाइल गारमेंट प्रोडक्शन है, अभी खैर ये 1-1.5 साल में तो वहां पे दूसरे प्रॉब्लम हो रहे हैं जियोपॉलिटिकली, लेकिन उनका जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल गारमेंट में, वो ना ही उन्होंने सिर्फ इंडिया को नहीं ओवरटेक किया बल्कि वियतनाम को भी ओवरटेक किया है। तो इसका एक्चुअली दिस इज डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कनेक्टिंग सेफ्टी, सुरक्षितता विद उत्पादकता। सो इट्स अ डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ सेफ्टी कनेक्टिंग विद प्रोडक्टिविटी एंड आई वुड से इवेंचुअली क्वालिटी ऑल्सो। इसके बारे में शायद हमने चर्चा की थी कि क्वालिटी भी, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि rather than being too intrusive, रेगुलेटर होना चाहिए लेकिन केयरफुली डिजाइन होना चाहिए, जैसे सुनील जी ने कहा था। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन को भी अगर हम बढ़ावा दें, दैट इज ट्रायंगुलेट द मिसमैच बिटवीन ESIC है और जो लेबर डिपार्टमेंट का, और इंफॉर्मेशन इन तक भी वर्कर श्रमिक लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। काफी लोगों को उनके हक मालूम नहीं रहते। आपने मुझे बताया था हमारी चर्चा में कि ESIC का जो डिजाइन है वो दुनिया से सबसे बेहतर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। ये शायद कई लोगों को पता नहीं है कि डिजाइन, एटलीस्ट एट द डिजाइन स्टेज, इट इज एक्सेलेंट। तो उसका जो अमल हो रहा है, अमल नहीं हो रहा है, तो अमल में क्या गैप है? व्हाट इज द गैप इन इम्प्लीमेंटेशन? सो आई फील इफ वी फोकस ऑन दैट, these small steps will go a long way. Information disclosure at the country level, state level, industry level, but also at the factory and worker level, more awareness. Second is training, like what Bangladesh ने भी किया, और तीसरा is to find the gap कि ESI system में what is the implementation gap and try to at least plug some of them. This will go a long way, I feel, and 4%, we are trying to reach GDP growth of 8%, 6% है, हम लोग 6.5 है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स कुशलता बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, गेट रेडी फॉर ग्लोबल कंपटीशन, नया जमाना है, ऑटोमेशन का है, वगैरह वगैरह। बट उसके इवन बिफोर दैट, इफ यू जस्ट फोकस ऑन सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड दिस इटसेल्फ विल बी अ बिग बूस्ट टू GDP। एंड फाइनली एक पॉइंट मैं बोलना चाहता था कि ये लालच की जो बात हुई थी, आई थिंक सुनील जी ने कहा था, गिरीश ने, इस पे तो हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर ये उंगली दिखाना कि ये तो लालची है, आई थिंक दैट डजंट वर्क, बिकॉज हमारा सिस्टम तो मार्केट बेस्ड है, तो प्रॉफिट के लिए सब लोग काम करते हैं। तो उस पे हम ज्यादा उम्मीद ना रखें कि लोगों का लालच कंट्रोल में आ जाए। थैंक यू अजीत। मैं गिरीश जी आपके पास वापस आऊँगा इस लालच के मामले में, क्योंकि जिस कल्चर की, सभ्यता की आप बात कर रहे थे, उसमें इतना लालच होना नहीं चाहिए, पर है। तो वो कैसे आप चेंज करेंगे, बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है। मैं वापस आता हूँ। मैं एक स्टोरी ऐड कर दूँ। अजीत ने जो बोला कि ये जो ESIC है, ESI कहते हैं आप लोग, साई कहते हैं आप लोग, है ना, इसमें 3.5 करोड़ वर्कर कवर है। फैमिली मिला दो तो 13 करोड़, मतलब देश का 10% पॉपुलेशन, जनसंख्या इसमें कवर है। सर्विस मिल रही है नहीं मिल रही है, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें धीरे धीरे तरक्की हो रही है, पर बहुत पीछे हैं। पर एक कहानी उसमें यह है कि इंडिया का ESI या भारत का ESI और इंग्लैंड का नेशनल हेल्थ सर्विस, ये एक ही वाइट पेपर, सफ़ेद कागज़ का के ऊपर पैदा हुआ 1948 में। उन्होंने NHS बना लिया इंग्लैंड में और हमने बनाया ESIC। NHS वो बन गया जिसमें 95% लोग जाते हैं, 95% से ज़्यादा लोग इंग्लैंड में सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं। उसी फिलॉसफी से यहाँ पर ESI बना, जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं सबका। तो इसमें भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा, और हम इसे BMS के साथ भी थोड़ा पुश करेंगे। पर मैं आप पे आता हूँ। गिर जी, आप कुछ बोलने वाले थे, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। 2 बातें मैं आपसे पूछूंगा इकट्ठे। एक तो जो लेबर कोड्स आए हैं, है ना, अभी लॉ तो नहीं बने हैं, रूल्स बन रहे हैं स्टेट्स में, हर स्टेट अपनी अपनी स्पीड से चला रहा है उसको। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है ग्राउंड पर, वो ये कि एक तो बिज़नेस फ्रेंडली है, वो तो उसका फिलॉसफी है कि उनको बिज़नेस फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो उसमें जो बिज़नेस फ्रेंडली हिस्से हैं वो तो बिज़नेस ने पकड़ लिए और उसके साथ भाग रहे हैं वो, और उनको कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि
आपने वो कल्चर ही बना दी कि भैया हमने बिजनेस फ्रेंडली कोड्स बनाने हैं, तो बिजनेस को तो एनकरेज करेंगे आप। तो क्या हो गया, 12 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में 6 दिन, 72 घंटे हर हफ्ते गैर कानूनी है। लेकिन लेबर कोड्स ने अब 8 घंटे की शिफ्ट को 12 घंटे लीगलाइज कर दिया, मतलब कानूनी हो गई वो। अब 12 घंटे से तो लोग चिपक गए कानूनी है, पर हफ्ते की जो लिमिट है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। हालांकि लेबर कोड में लिखी है, वो लेबर फ्रेंडली है, पर उसको कोई नहीं देख रहा, ना उसको कोई चेक कर रहा है। ओवर टाइम का डबल रेट देना है, कोई नहीं दे रहा। आपने खुद कैलकुलेशन करके बताई, कोई नहीं दे रहा, है ना। जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, जिसके इंस्पेक्टर्स फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं, वो क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, पर सबको मालूम है शायद कि वो इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा काफ़ी करप्ट डिपार्टमेंट है, पर बड़े सारे अच्छे इंस्पेक्टर्स भी हैं उसमें जिनसे हम खुद मिले हैं। अब उनको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिया लेबर कोड में, तो अब वो तो कंसल्टेंट बन गए, वो सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी नहीं कर सकते। तो जो बिजनेस के फ़ायदे के जो रूल्स हैं वो तो चल पड़े। जो वर्कर के फ़ायदे की 2-4 चीज़ें हैं कि हर साल कंपनी को हेल्थ चेक करवाना चाहिए, ओवर टाइम का डबल देना चाहिए, हर वर्कर के हाथ में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। आप में से यहाँ जितने भाई बैठे हैं, भाई बहनें बैठे, आपके पास किसी के पास भी कंपनी ने एक पूरा अपॉइंटमेंट लेटर दिया है? अपॉइंटमेंट लेटर ठीक है। तो ये जो लेबर फ्रेंडली उसमें चीज़ें, उसको ना तो बढ़ावा दिया गया, ना कोई पुश किया जा रहा है। पर आप मुझे बता रहे थे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स उस तरफ जा रही हैं, तो बताइए कुछ कि लेबर कोड्स की जो अच्छी लेबर के लिए चीज़ें वो कब होंगी, कैसे होंगी, और सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, BMS इसके बारे में क्या कर रही है? देखिए, बड़ा रेलिवेंट आपने टॉपिक लिया है कि ये जो 4 लेबर कोड्स आए, ये 4 लेबर कोड्स जो है स्टेट के 100 और सेंटर के 44 लेबर लॉज को कंबाइन करके 4 कोड्स में कन्वर्ट किया। और इसके लिए हम बहुत पहले से, सिंस आवर इंसेप्शन BMS 1955 में हम हुए, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो मैं उसमें नहीं जाता। तो हमने जो है, हमारे जो संस्थापक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने जो है जब से एग्जिस्टेंस में BMS आया, उन्होंने कहा कि वी वांट सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड मिनिमम वेज शुड बी डिफाइंड टू ऑल। अभी ये जो सरकार जब जिसने जो है कोडिफाई किया इसको, तो फर्स्ट क्या आया, कोड ऑन वेजेस, सेकंड क्या आया, सोशल सिक्योरिटी कोड, थर्ड OSH कोड, फोर्थ IR कोड। अब 2 जो कोड हैं ये, इसमें हमने आउटराइटली जैसे ही अनाउंस किया पार्लियामेंट ने, हमने तुरंत जो है सड़क पर आकर के जो है धन्यवाद ज्ञापित किया और एक प्रेस नोट जारी किया कि कोड ऑन वेजेस और सोशल सिक्योरिटी को हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। यदि ये इम्प्लीमेंट हो गए होते, चूंकि ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, ये स्टेट का भी है और ये सेंटर का भी है, तो मगर अभी क्या है, अच्छी बात ये है जो आपने कहा ना कि स्टेट्स ने मोस्टली 3-4 स्टेट्स को छोड़ दो तो सारे स्टेट्स ने इन कोड्स को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है, अपने रूल्स बना लिए हैं। मगर सेंटर में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की ऑब्जेक्शन के कारण हमको छोड़ करके बाकी जितने भी जो है ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने इसको जो है आउटराइटली रिजेक्ट किया और कहा इसको रिपील किया जाए। तो उस दुर्भाग्य के कारण सरकार जो है अभी तक उसके रूल्स नहीं बना पाई है और सेंट्रल लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। यदि जो है ये लागू हो जाएगा कोड ऑन वेजेस, तो हर एम्प्लॉयर उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। मिनिमम वेज सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट को एक फ्लोर लेवल मिल जाएगा, वो उससे ऊपर तो दे सकती है, उससे नीचे नहीं देगी। तो वेज का जो है जो डिस्क्रिमिनेशन है कि वो कह रहे हैं 7,000 मिलते हैं, कोई कह रहा है 8,000 मिलते हैं। तो ये जो है यदि कोड इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये सारी दुविधा जो है दूर हो जाएगी। मगर हमने सरकार से बहुत दबाव दिया कि भाई जो रिपील करने की बात कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं हम लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन देश के, और हम देश के वर्कर्स को जो है ILO में भी जो है डेलीगेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरकार जो है इस पर विचार कर रही है कि अभी जो है जल्दी से ये लागू हो जाएगा, क्योंकि सरकार का जो विज़न है, जो 2047 में विकसित भारत का जो सपना है, वो विकसित भारत का सपना इस सिचुएशन में
इस पोजीशन में, इन सर्कमस्टांसेस में नहीं अचीव हो सकता। इसमें जो है जब तक लास्ट मैन डिलीवरी नहीं होगी, अंत्योदय पर नहीं जाएंगे हम, तब तक नहीं होगा। तो इस कोड में इतनी ब्यूटी है OSH में कि यदि किसी व्यक्ति के पास, एक सिंगल व्यक्ति भी काम करता है और वो कहीं जो है केमिकल्स के साथ या हैजर्डस एटमॉस्फेयर में काम करता है, तो उस व्यक्ति पर भी 1 पर्सन 1 लाइफ 1 लॉ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, हमको इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के अंदर 2 सिस्टम काम करते हैं, हमको मालूम नहीं है, हम उनको अप्रोच नहीं करते हैं, इसलिए हम उससे डिप्राइव रह जाते हैं। एक है स्टेट इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, एक है सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी। लेबर कमिश्नर होते हैं स्टेट्स में और चीफ लेबर कमिश्नर होता है सेंट्रल में। यदि एक इंडिविजुअल भी अपना ग्रीवांस लेकर के जाएगा तो वो मशीनरीज उनको करेंगी। ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण इनके आया और उसने एम्प्लॉयर से कुछ ले लिया, वो एक अलग चीज़ है, मगर सिस्टम है मगर हमको जानकारी नहीं है, लॉज हैं मगर उनकी हमको जानकारी नहीं है। तो हमारा काम क्या है कि हम जो जानता है वो ना जानने वाले को बताएं, जो प्रिविलेजेस लॉ में हैं वर्कर के लिए उनको कैसे इंश्योर करें। मगर फिर वही बात आ जाती है कि जो अभी जो आपने बताया कि कुछ लाई हैं, अभी गवर्नमेंट अभी 3 जुलाई को जो 2024-25 का बजट था उसमें एक ELI स्कीम जो है इम्प्लीमेंट वो अनाउंस हुई थी, उसको 3 जुलाई को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। और अप्रूवल में इतना मतलब डायनेमिक स्टेप है ये कि सरकार का भी पहली तरह का पहला कदम है कि 3.5 करोड़ लोगों को फॉर्मल जॉब मिलेगा विद इन 2 इयर्स। उनको 2 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है। उसके साथ में ऐसा नहीं है ऐसे ही बोल दिया कि 3.5 करोड़ को दे, लगभग 1 लाख करोड़ 99,446 करोड़ का बजट दिया है। और उसमें जो है जो MSMEs हैं, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक तरफ है, उसको 2 साल तक, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको 4 साल तक। क्या बेनिफिट मिलेगा? जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो फर्स्ट टाइम जॉब में जाएंगे उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी, और जब वो कोई एम्प्लॉयर उनको जॉब देता है तो 6 महीने जब उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो जो 1 लाख तक की सैलरी पाने वाला एम्प्लॉय है उस तक जो है वो अप टू 15,000 पर एनम नहीं, फॉर फर्स्ट ईयर, वो उनको जो है इंसेंटिव के रूप में गवर्नमेंट देगी। जैसे ही कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में गया, उसके 6 महीने कंप्लीट हुए, मालिक ने जो है दे दिया तो उसको 7,500 रुपये हो जाएंगे। जैसे ही साल कंप्लीट होगा तो हो जाएंगे। फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, मोस्टली MSMEs सोशल सिक्योरिटी कवर करने के लिए वो ऐसा कर देती हैं कि उनको PF का ESI का पैसा जमा नहीं करना पड़े। तो गवर्नमेंट ने 1,000 से लेकर के 3,000 पर एम्प्लॉय पर मंथ उसमें प्रोविज़न किया है। और प्रोविज़न करने के बाद में उनमें श्योरिटी है कि उसी एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा जो PF में रजिस्टर्ड होगा। PF में रजिस्टर्ड नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वो जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये 3.5 करोड़ लोगों को 2 साल के अंदर फॉर्मल जॉब में, इनफॉर्मल से फॉर्मल जॉब में लाने का जो प्रयास है, तो ये सारी चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही हैं। मैं यहाँ गवर्नमेंट की एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैंने पहले ही कह दिया कि वी बिलीव इन रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन, मगर ये भी कहीं सिस्टम का शिकार ना हो जाए, इसके लिए हमने गवर्नमेंट से जो है अपने कंसर्न्स भी रखे हैं कि स्कीम बहुत जो है क्रांतिकारी है ये, मगर इसको जो है सिस्टम कहीं जो है अपने खेले में ना ले जाए। ये 1 लाख करोड़ रुपया जो है कहीं इसी तरह से या तो अनयूटिलाइज ना रह जाए और या जो है इसका मिसयूज ना हो जाए। तो उन्होंने उसके लिए इंश्योर किया है कि हम कैसे कैसे इसको सिस्टम को करेंगे। तो ये जो चीज़ है वर्कर के लिए सरकार सोच रही है, मगर जो है इसको धीमी गति से चल करके करेंगे तो चलेगा नहीं। मगर अभी गवर्नमेंट ने, कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ने NGRBC, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रेस्पॉन्सिव बिजनेस कंडक्ट, उसके लिए सारी जो है नियम बनाए हैं कि एथिक्स क्या होने चाहिए,
रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जितनी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ब्रांडेड हैं, उनको जब तक अपने लास्ट मैन तक सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा तो वो जो है मार्केट में जो है उसने नहीं करेंगे। ये एक्सप्लॉयटेशन ये बंद ही होना चाहिए। जो लालच है इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जो है हम थोड़ा सा पीछे जाएं और एक इंडस्ट्री के रूप में भी जो इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग हैं वो भी सच्चे नागरिक के रूप में काम करेंगे। और जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी थ्योरी है कि हम पूरे विश्व को एक मानते हैं, अपने पड़ोस के रहने वाला भूखा है तो मेरे पेट में जो है अच्छा भोजन नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है ये जो हमको यूनियंस को भी मैनेजमेंट्स को भी, मगर दुर्भाग्य क्या है कुछ मैनेजमेंट्स जो है वो सोचती हैं कि ट्रेड यूनियन तो हर्डल है, ये तो न्यूसेंस है, इनको जो है बीच में नहीं आने देना। मैं ये कहता हूँ कि ट्रेड यूनियंस आर ब्रिज बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अगर जो है पॉजिटिव ट्रेड यूनियन है तो वो निश्चित रूप से मालिक को भी फायदा देगी, वर्कर को भी फायदा देगी, और एक्सप्लॉइट करने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता है। हम तो माइथोलॉजी को मानते हैं कि भाई जो है जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। इसलिए जो है हम आशान्वित हैं कि जो हमसे हो रहा है ये जो ELI स्कीम है इसमें हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसका नाम है ELI स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक ठीक, ये इसके जो है जो कंपोनेंट थे, एक जो है स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और एक इंटर्नशिप, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। एक PLI, हाँ, ऑल इंक्लूसिव 2 साल के लिए ये लगभग 1 लाख करोड़ के साथ में ये गवर्नमेंट लेकर के आई है और इसका बहुत एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत सवाल है मैं आपसे पूछूंगा। लास्ट सवाल मैं सुनील से पूछता हूँ, फिर ऑडियंस पे जाते हैं। सुनील, ऑटो सेक्टर में आपका जितना एक्सपीरियंस है, आप ब्रांड्स में रह चुके हैं, आप ब्रांड्स के सप्लायर्स में रह चुके हैं और आपने सप्लाई चेन देखी हुई है, आपने हमारा काम भी देखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ब्रांड्स की यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लाई चेन में इम्प्रूवमेंट के लिए, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए? क्या करना चाहिए उन्हें? हम तो उनसे मांग ही रहे हैं, पूछ ही रहे हैं, बट सच ये है कि जैसे सरोजा ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया और राहुल ने बोला, कई सारी इंप्रूवमेंट्स पॉलिसी में हो चुकी हैं, ऑन द ग्राउंड काम शुरू हो चुका है। इनफैक्ट किसी ने सवाल पूछा कि इंजरीज़ का क्या हो रहा है। 22 और 23 में 8 क्वार्टर्स में लगातार एक्सीडेंट हमारे पास जो थे वो कम आ रहे थे, तो 8 क्वार्टर्स में कम हुआ, 24 में फिर बढ़ गया। क्यों बढ़ा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 24 में ग्रोथ भी काफ़ी हुई इंडस्ट्री की, तो हो सकता है उसकी वजह से बढ़ा, हो सकता है कुछ सेफ्टी दोबारा से ख़राब हो गई हो, ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, राइट। लेकिन एक्सीडेंट कम हुए फिर बढ़े। तो ब्रांड्स हमारे से बात कर रही हैं और पॉलिसी इंप्रूवमेंट हो रही है, ग्राउंड पे कुछ कंपनियां ऑडिट्स बढ़ा रही हैं, कुछ और टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट इंटरवेंशन हो रही हैं। सुनील, ब्रांड्स को क्या करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं? Yes, Sandeep, that's a very relevant point. So, of course, गवर्नमेंट का भी गिरीश जी ने बहुत अच्छा बताया, and I wish and pray even if a fraction of that actually happens, it will be actually very good thing, and we hope that. But ब्रांड्स पे अगर आएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा ट्रांसपेरेंसी की बात अभी रनाडे साहब ने कही थी, दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ESIC, NGOs and other agencies put together can create data transparency. So data of course always helps in taking decision, क्योंकि ब्रांड्स को भी डेटा की स्कैरसिटी होती है and they don't have time to create that data. So अगर जैसे आप कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड NGOs हैं जो मैं जानता हूं, जैसे अग्रसर, आजीविका, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के साथ, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की बात कर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जितने भी हैं उनकी बात कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से ब्रांड्स को अगर डेटा मिलेगा तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप हो सारे NGOs की और ब्रांड्स की और बिजनेसेस की, जिसमें हम फ्यूचर को देखें कि एट द एंड हमें गेन क्या हो रहा है. हमें ये गेन हो रहा है कि अगर हम सस्टेनेबल बिजनेस बनाते हैं, अगर हम सबका पूरा ख्याल रखते हैं, ठीक से पे करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं,
और अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो एट द एंड प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ती है, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर प्रोडक्टिविटी 30 to 40% जो मेरा एस्टीमेट है बढ़ती है और प्रोडक्ट क्वालिटी सब्सटेंशियली बढ़ती है, तो सर्टनली आपने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया, मुझे श्रीलंका का एग्जांपल पता है और कई उदाहरण हैं हमारे सामने। तो हम क्यों नहीं एक अपने देश को बहुत मजबूत बना सकते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जहां अभी इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी है, इतनी बड़ी सेंसिटिविटी है इसको लेकर। तो आई थिंक इट्स अ स्मार्ट डिसीजन इफ ब्रांड्स पार्टिसिपेट एक्टिवली, एंड दे कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली वंस देयर इज़ अ बिट ऑफ data available, bit of push there and bit of regulation. They all are busy in their own affairs, so we have to keep nudging them, keep waking them up and keep bringing this subject. That सर is our एक जो मैं आपसे फॉलोअप सवाल पूछूं, ब्रांड्स जिस तरीके से सप्लायर्स से माल खरीदती हैं, तो जो सप्लायर्स हैं जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कॉस्ट प्रेशर बहुत है तो हम ये नहीं कर पाएंगे। अब उसमें सच भी है और झूठ भी है। और दूसरी बात, ब्रांड्स हमें कहती हैं भैया टियर 1 पे तो हमारा फिर भी कुछ कंट्रोल है, टियर 2 पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमसे मत मांगो। इसके बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये फैक्ट ये गलत है। ब्रांड 2 या ब्रांड 3 ब्रांड्स का या OEMs का हर लेवल पे कंट्रोल होता है। अगर मान लीजिए आज अगर पार्ट की क्वालिटी के प्रॉब्लम आ गई तो वो ब्रांड वो लेवल वो टियर नहीं देखते, फिर वो जिस टियर तक जाना है उस टियर तक उसी मोमेंट पे पहुंच जाते हैं। तो अगर क्वालिटी के लिए सब जगह पहुंच सकते हैं तो सेफ्टी के लिए भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये कहना गलत है। तो ब्रांड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनकी पहुंच भी है। बाकी यह है कि इच्छा कितनी है वो एक उसका कोई आंसर नहीं है, पर मेरे ख्याल से इच्छा पैदा की जा सकती है। ब्रांड्स की थिंकिंग अच्छी है, टॉप मैनेजमेंट पे थिंकिंग गलत नहीं है, पर समय नहीं होता इन चीज़ों के लिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने एक कार कंपनी का उदाहरण भी दिया था जहां टॉप लेवल तक आप गए और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, तो अब टियर 2 को भी आजकल वो ऑडिट करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो मेरा ये आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, ब्रांड्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है और ब्रांड्स को खुद बहुत फ़ायदा हो सकता है क्वालिटी में, उत्पादकता में और ओवरऑल इकोनॉमिक्स में और उनकी अपनी सस्टेनेबिलिटी में। तो मेरे ख्याल से ये उनके हित में भी है, पर ये उनको पहले समझाना ज़रूरी है कि उनके हित में है, क्योंकि अभी सब शॉर्ट टर्म गोल देख रहे हैं और जो फाइनेंशियल प्रेशर है, जो कॉस्ट कटिंग प्रेशर है, वो तो पूरी इंडस्ट्री में है और थोड़ा सा उसमें एक एलिमेंट ऑफ करप्शन भी है जो कि हमें धीरे धीरे देखना पड़ेगा कैसे एलिमिनेट हो। तो ये करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, उससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में। तो ये भी एक इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है प्रैक्टिकली। तो बट ब्रांड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं, ब्रांड्स टुगेदर विद NGOs, टुगेदर विद रेगुलेटर डजंट मीन इंस्पेक्टर राज, सर्टनली जैसे रनाडे साहब ने कहा, that will be counterproductive, but in some way we can have partnership, even if it is not full-fledged, even if it is not perfect, it can still serve the purpose. Thank you so much, that's brilliant. एक सेकंड एक सेकंड मैं सवाल बोलिए। इन्हीं के साथ हाँ बिल्कुल। ये जो अभी हम समस्याएं बता रहे हैं, ये समस्याएं जो है बीमारी नहीं है, ये फोड़े फुंसियाँ हैं। इनको हम जो है एक का करप्शन दूर करेंगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। ये हमारे ब्लड में आ गया है, हमें ब्लड प्योरिफिकेशन की जरूरत है। जब तक ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तब तक जो है ये करप्शन जो है इसमें से नहीं जाएगा, और करप्शन नहीं जाएगा तो कोई भी चीज़ सेटल नहीं होगी। अभी हम सवाल लेंगे, सवाल हमारे पास बहुत हैं और यहाँ सबसे पहले यहाँ से लेंगे। सर मेरा तीनों से सवाल है अलग अलग, लेकिन पहले आपसे ही है। अच्छा। क्योंकि आप फरीदाबाद गए थे और आपने 10 कदम 1 कदम 10 कहा था। सर वो मिशन हमारा पूरी तरह सफल नहीं हो सकता, उसके अंदर रुकावट आई है, और रुकावट इस तरीके की है कि अगर हम कोशिश करें तो वो दूर भी हो सकती है। सेफ इंडिया बैकफुट पे तो सपोर्ट करता है, लेकिन सेफ इंडिया को थोड़ा सा रास्ता चेंज करना पड़ेगा, और वो रास्ता ये है कि उसे इंडस्ट्री के अंदर जाके ESI के बारे में नॉलेज देनी पड़ेगी, जो उस कंपनी के अंदर जब अपने आदमियों को वो नॉलेज
ईएसआई की ही बताएंगे तो निश्चित रूप से मेजर चेंज आएगा। और आप यकीन मानिए जो नहीं जुड़ रहे ईएसआई के साथ वर्कर, उन्हें भी समझ आएगा। बहुत अच्छी बात ये है। बहुत और जरूरी इनके लिए कोई सवाल, मैं उसका जवाब हाँ, दूं। इनके लिए ये है, इन्होंने ये कहा कि हमारी यूनियन जो है सरकार के नज़दीक है, तो मैं इनसे ये कहूँगा, जब यूनियन व्यवस्था थी तो भ्रष्टाचार था और ठेकेदारी ने मजदूरों के अधिकारों को कुचल डाला है। और आज जो लड़ाई लड़ रहा है ना मजदूर, इंडिविजुअल लड़ रहा है। क्यों कि ये संस्थाएं बैकफुट पे सपोर्ट जरूर करती हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे अगर आप यकीन मानो तो वर्कर अपनी अपनी अकेले लड़ाई लड़ रहा है। उसको आगे शक्ति तभी मिलेगी जब सारे इंस्टीट्यूट एक साथ उसको सपोर्ट करेंगे। नई सपोर्ट मिल रही है उसे, कदम कदम पे उसके आगे बाधा है। दो तरीके से मैंने देखा है कि चोट लगने से पहले जागरूकता कंपनियों के अंदर से होगी, तभी जुड़ेंगे वर्कर। चाहे हम कितने भी मिशन कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं हो सकता वो टारगेट हमारा पूरा। दूसरा, अगर बात के अंदर की बात को देखा जाए तो सपोर्ट जब चोट लग जाती है, लोकल ऑफिस तक पहुंचने में ही एडियां रगड़ जाती हैं वर्कर की। वो काम करेगा क्या करेगा? आप ये देखो कि जिसकी सैलरी 300 से 400 रुपए की है, वो कितने दिन छुट्टी करके लोकल ऑफिस के चक्कर काटेगा, ईएसआई के काटेगा या लेबर डिपार्टमेंट के काटेगा? यहाँ तो कदम कदम पे अड़चने हैं, रुकावटें हैं। उनको दूर करने के लिए जब तक ये इंस्टीट्यूट बराबर उसका सहयोग नहीं देंगे, नई सफलता मिलेगी, हम कितना भी है। और रही बात सुनील जी की करप्शन, मैं आज सुनील जी को एक बात बता देता हूँ। मैं बचपन से लेकर आज मेरी 55 साल की एज है, मैंने एक भी पैसा किसी भी डिपार्टमेंट को करप्शन मैं नहीं दिया। ये मेरी अपनी इच्छा शक्ति है और मेरा कोई भी काम आज तक नहीं रुका है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि रास्ते हमें चुनने होते हैं। हम गलत रास्ते पे चल के जब हम बढ़ावा देंगे तो करप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। और जब हम उनको ये सवाल लिखित में लेंगे कि आप हमारी रुकावट क्यों बन रहे हो, आप हमें दो। जब एक के ऊपर एक है तो सर एक चीज मान लीजिए, करप्शन भी रुकता है। एंटी करप्शन ऐसे ही नहीं हो गया, होता है। चाहे मैं कहता हूँ कितनी भ्रष्ट सरकार हो, कितना भ्रष्ट सिस्टम हो, उसमें भी रास्ते हैं कि आप बिना करप्शन के काम करवा के जा सकते हो। बस शर्त है कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने काम को किस तरीके से सामने से करवाना है। शुक्रिया, शुक्रिया रविंद्र जी सर, के मैं तालियां। आपसे तीनों से ही बात इसीलिए ये कहना चाहता था। आप जवाब देना चाहेंगे इसका? ठीक है, ओके, कोई रिएक्शन? हाँ, सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम मंसूर है और मैं इंडिया लेबर लाइन से हूँ। हम वर्कर्स के लिए एक हेल्पलाइन चलाते हैं। तो कुछ सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मुद्दे पे ही सीधे बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी केसेस हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है वो प्रीमाइसेस में है। जैसा कि साथी बता रहे थे कि अवेयरनेस का जो मॉड्यूल है वो बाहर हम मतलब लेके आते हैं, वर्कर्स तक पहुँचते हैं, लेकिन कंपनीज के इंटरनल जो प्रोसेस है उनका या उनका जो जुरिडिक्शन है जहां वर्कर काम कर रहा है, वहां पहुंचना सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। अगर वहां पे कोई यूनियन नहीं है तो, अगर यूनियन है तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज कोई अलाउ नहीं करता। तो हमें इसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम लोग करें, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं बाद में, और हम प्रिकॉशन के लिए जो कर सकते हैं वो पार्ट बहुत मिसिंग है इस पूरे प्रोसेस में। तो हम वहाँ कैसे पहुँचे, ये तो इंडस्ट्रीज की बात हो गई। इनफॉर्मल सॉरी, आपका सवाल क्या है? आप सब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर कैसे हम वहाँ पे जो इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स से बात करना जो है वो चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए अभी भी। तो क्या ऐसा कोई मॉड्यूल बन सकता है जिसमें एटलीस्ट ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे यूनियंस ना हो, जैसे छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, वहाँ ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि कम से कम वर्कर्स सेफ्टी को लेके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ प्रोग्राम कर सकता हो वर्कर्स के साथ। अच्छा, इस तरह के इंक्लूजन की ज़रूरत है। थैंक यू। हाँ, सो इसमें तरीका एक ही होता है सर कि आप लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू ही जा सकते हैं और उनके साथ जा सकते हैं, या उनको साथ में लेके या उनके सपोर्ट से जा सकते हैं। और कोई तरीका नहीं होता, ऑफिशियल तरीका और कोई नहीं होता है। और लेबर डिपार्टमेंट इसको एनकरेज करता है। संदीप जी, मैं एक टिप्पणी करूं इस मंसूर जी के सवाल पे? प्लीज, यस।
जैसे इन्होंने कहा कि जहाँ यूनियन नहीं होती, एक मैं बड़ा उदाहरण देता हूँ आपको, जानने का जो अधिकार, सूचना का अधिकार जो आया, वो हर एक नागरिक को है। सो सिमिलरली ये अवेयरनेस, जन जागृति की बात है। तो देयरफॉर ये आपके सेफ इन इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एक बड़ा रोल है कि आप छोटे छोटे वीडियो बनाए, व्हाट्सएप टाइप, तो 2-3 मिनट की वीडियो, जिसको बहुत बहुत बड़ी तादाद में उसको फैलाना चाहिए। ये रोल गवर्नमेंट भी कर सकती है, बट मुझे नहीं लगता, लेकिन ये सिविल सोसाइटी को ही करना पड़ेगा कि जैसे ये हक है, मतलब यूनियन अगर नहीं हो तो भी ये वर्कर के पास हक है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं। आई थिंक गिरीश जी ने बोला था कि जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा एक आपको एक मैं समझता हूँ आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि यूजिंग ऑडियो विजुअल मॉडर्न टेक्निक जैसे व्हाट्सएप हो, या आप इसको फैला सकते हैं। ये अवेयरनेस, जागृति की काम है। थैंक यू अजित। इनफैक्ट यहाँ पर शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, पिछले साल हमने सेफ इन इंडिया ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, श्रमिकपुर। इनफैक्ट साक्षी यहाँ पर हैं जो टीम की सहायता से चलाती हैं। तो उस पर हम वर्कर्स के लिए हिंदी में वीडियो डालते हैं, 1 मिनट वाले भी और 1 घंटे वाले भी। तो वो धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अब वीडियोस के हज़ारों व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं, पर वो बहुत मेहनत का काम है। तो आप में से किसी के पास भी आइडिया हो वीडियो कंटेंट का, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। पर अजीत, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड नीड टू डू लॉट मोर, एंड यू आर राइट। हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, शायद गिरीश जी आप करवा सकें। हम कह रहे हैं कि हम ESIC के साथ मिलकर कंटेंट क्यों नहीं बनाते, कि उनके पास टाइम नहीं है, हम टाइम लगाएंगे, पैसे भी हम लगाएंगे, पर एक्सपर्टीज तो उनके पास है। आके बोले हमारे वीडियो पे, या आपकी टीम या ELI की टीम, है ना। पर सरकार से NGO को कंटेंट मिलना इतना मुश्किल काम है। बिजनेस को मिल जाएगा, यूनियंस को मिल जाएगा, पर NGOs को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्राईपार्टाइट चलती रहती है, एम्प्लॉयर, यूनियन और गवर्नमेंट, राइट। तो वो एक्सेस भी चाहिए। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? आपने मेरे से सवाल पूछा था कि हमें बैठे रहिए कि हमें और काम करना पड़ेगा। वो आइडिया बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसको इग्नोर नहीं करना चाह रहा था। वो करेंगे, अभी नहीं। दूसरा सवाल। हाँ जी। जागरूकता होने से क्या होगा सर, हम अगर कंपनी में काम करने जा रहे हैं, कंपनी कहता है काम वैसे ही होगा जैसे हम चाहेंगे, चाहे जितना तनख्वाह दे रहे हैं, चाहे जैसे काम करवा रहे हैं, आपको खुशी है तो करें, अन्यथा जाएं। तो क्या हम उसे कहीं किसी के पास शिकायत कर सकते हैं? अगर शिकायत करने अगर किसी पर हम सरकार के पास जाते हैं, कहता है कि भाई तेरे लिए जगह नहीं है, तू जा। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि कंपनी के अंदर जैसे आज ये बहुत बड़ा सेमिनार या मीटिंग किया गया है, उसी तरह से कंपनी का जैसे कोई सीनियर मालिक हो, आप NGO है या SI का एक्सपर्ट जो सीनियर है, चाहे सरकार के अंदर से कोई सेक्रेटरी है, मिल के उन्हीं से पूछा जाए कि आपके अंदर अगर किसी तरह से आप शोषण वर्कर को करते हैं तो वर्कर किसके पास शिकायत करें, आप ही बताइए। अच्छा, अगर गवर्नमेंट के पास शिकायत, अगर रेबल मंत्रालय में जाते हैं तो बाहर करेंगे कि हमारे खिलाफ है। हाँ। तो इसलिए सभी से पूछा जाए, SI वालों से, कंपनी मालिक से, और लेबर जो मंत्रालय उन्हीं से, कि क्या हम आपके पास जाए तो कंपनी हमारी काम करने देगी। मैं आपके सवाल का, आपका सवाल मुझे समझ आ गया, और मैं किसी को बोलना चित्रांका आप माइक लें, चित्रांका माइक लें। शंकर लाल जी ने एक सवाल पूछा है कि ग्रीवेंस प्रोसेस क्या है, अगर ESIC से या लेबर के सेफ्टी से कोई दिक्कत हो और कंप्लेंट करना चाहता हो वर्कर, तो कहाँ जाए? आप 2-3 ऑप्शन इनको बताएं। जो आपने, बैठ जाइए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जो हमारी अभी हमने 10,000 वर्कर्स की ट्रेनिंग शुरू करी है हरियाणा में, है ना। तो अगले 2 साल में हम 10,000 वर्कर की ट्रेनिंग करेंगे सेफ्टी पे और ESIC पे। उस पर जो उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो यही वाला है जो आप कह रहे हो, कि जब मुझे कंप्लेंट है तो मैं कहाँ जाऊँ। और वो आसान क्वेश्चन भी नहीं है और उसके आसान आंसर भी नहीं है, लेकिन जानकारी से फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जब हमने वर्कर से बाद में पूछा, सब ने, जो हमने टेलीफोन नंबर दिया था उनको, सब ने नोट कर लिया था कि कंप्लेंट करेंगे नहीं करेंगे, 100 में से 10 करेंगे, पर शुरुआत तो होगी। लेकिन चित्रांका, आपको मौका मिल गया होगा सोचने का अब तक, या मैं वापस आऊँ? नहीं, मैं बताती हूँ। थैंक यू ये सवाल करने के लिए। पहले तो हम क्या करते हैं कि जो ठोस मुद्दे हैं वो हम पहले लिस्ट डाउन करते हैं कि क्या क्या हमें ज़्यादातर सवाल किए जाते हैं। दूसरा, हम 3 चीज़ें बताते हैं इस केस में। जैसे कि पहला होना चाहिए कि आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाए, उनको आप अपना पहले जो भी है शिकायत वो दर्ज रखें। पैरेलली सुपरवाइज़र के पास जाने के साथ साथ आप बाहरी चैनलों का भी
उपयोग कर सकते हैं। मतलब ग्रीवांस के लिए जो भी चैनल आपके लिए उपलब्ध है, सारे चैनलों का आप उपयोग कर सकते हैं। अब आप पूछोगे ये चैनल्स क्या क्या है। सो ESIC के लिए, जो ESI कहते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक चैनल है। वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए जो चैनल्स है वो अभी भी कुछ हद तक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या चैनल्स है। बट ESIC के लिए जैसे हमारे पास सुविधा समागम करके एक चैनल है जिसमें आप जाके शिकायत कर सकते हैं। वो जैसे हर दूसरा बुधवार को और हर दूसरा शुक्रवार को बैठता है, तो आपके पास एक चैनल होता है सुविधा समागम का। सेकंड ऑप्शन आपके पास है ESI ऑफिस में भी आप जाके आपकी कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, जो कि सेफ इन इंडिया अपने ट्रेनिंग्स में भी कर रही है कि सबको वो हेल्पलाइन नंबर अपने मोबाइल में सेव करा रही है। उसमें जैसे अभी वर्कर्स को याद भी हो जा रहा है 1811 25 26, ये जो हेल्पलाइन है उसको आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड रखें और उस पर कॉल करें। हम नहीं बोल रहे कि सिस्टम एकदम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बट इसमें काम करने की गुंजाइश है। बट कंप्लेंट्स दर्ज होने से उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये एक चैनल है कि जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हमारे पास उपलब्ध है उसका हम यूज़ करें। हमारे पास ऑल्सो वेबसाइट उपलब्ध है और CP ग्राम्स करके एक पोर्टल भी उपलब्ध है। सो इन सारे जो चैनलों को हमने कहा, पहले अपने अंदरूनी चैनल, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो अंदरूनी चैनल है, या तो शिकायत बॉक्स है या तो सुपरवाइज़र के पास जाए, वहाँ पे हम करें। साथ में अगर वो फ़ायदा नहीं दे रहा है या वेट भी ना करें, हम पैरेलली इन सारे ग्रीवांस वाले चैनलों का भी उपयोग करें। आपका अगर ESI रिलेटेड है या वर्क प्लेस सेफ्टी रिलेटेड है, यही हम कहेंगे। साथ में हम और भी कोशिश करें, जैसे यहाँ पे आजीविका ब्यूरो का लेबर लाइन चैनल है, तो बहुत सारे और भी हेल्पलाइन जैसे मुद्दे हैं, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है जिनका हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कैसा फीडबैक आ रहा है, कितना कॉल्स आता है, लोगों को ये अवेयरनेस है कि नहीं कहाँ कॉल करना है, क्योंकि कॉल तभी करेंगे जब पता हो कि ये चैनल्स हमारे पास उपलब्ध है। धन्यवाद। आई होप ये हेल्पफुल रहा। आप बोलना, हाँ प्लीज़, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा ऐड करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हैं और आपसे रिलेटेड हैं, ये मैंडेट है हर डिपार्टमेंट के लिए कि वो अपना कोई पोर्टल बना कर रखे। जैसे लेबर डिपार्टमेंट का चीफ लेबर कमिश्नर का समाधान पोर्टल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। समाधान पोर्टल पर आपको नहीं आता, अपने बच्चे से लिखवा लीजिए, पड़ोसी से लिखवा लीजिए, जो भी आपकी शिकायत है जिस भाषा में आपको आती है उस भाषा में उसको भेज दीजिए। 24 आवर्स के अंदर वो जो है उसको कॉग्निजेंस में लेकर के नोटिस इशू करते हैं। हमको आपने सुना है कि नोटिस इश्यू होते हैं और एक्चुअली एक्टिविटी होती है? मैंने, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये अच्छी बात है। मैं तो नहीं, सिर्फ इनके लिए सबूत मांग रहा हूं। एक्सपेरिमेंट के लिए अभी डालिए और फिर उसका 24 आवर्स में उनको बोलिए कि अब डालिए, आप आज डालिए, देखते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट करिए। अरे समाधान पोर्टल में बता रहा हूँ ना। समाधान पोर्टल तो ये है ना कि अगर 48 घंटे में भी जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आपको तो कॉल कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं। नहीं, सुनिए। भाई साहब, आप जो है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, निराशा से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तब आशा की किरण आपके पास चल के आएगी। जब आप निराशा में इतने डूबे रहोगे तो आशा की किरण भी आपको शर्मा करके चली जाएगी। आप हमें फोन कीजिए अगर जवाब ना, आप हमें, मैं हमारी टीम को बताइए और हम गिरीश सर से बात कर लेंगे। सिस्टम बता रहा हूँ मैं।
report you have not mentioned gender, though the photograph shows very prominently a woman. And I think during the course of the discussion, people said that we want to present the working class as a whole and not segregated by gender. That is why we are not this thing. I think we need to have a little more discussion on this, because as you said, we were thinking in terms of bringing out a separate gender report. Yeah. And I don't know if we have given up that idea. No, but, we will do it. But this deserves a little more, thinking that if we present gender statistics, are we dividing the working class by doing that? So I think we need a little more thought on that. Gaurav next to me seemed to be very, convinced that we should not do it. The second thing I just quickly want to say is that we're all very happy that, that so much attention, so much investigation is going into the air crash, which is a very horrible thing, and which, obviously should not have happened. But there's so many workers being injured through the year. Only you, SII has seen about 12,000 workers being injured, and we know that there are many more. But those are also, though that was a crash thing, this was a crash thing, but no attention is being paid to this. So what is the reason why we are so apathetic to workers' injuries and pay so much attention to the middle class and to the upper middle class? I think we really need to reflect. Maybe you can comment on this. Ki hum, On the report, we actually wanted to present new information in each of them, and we genuinely found that there wasn't much change in the gender data and the results of the analysis between last year and this year. We continue to have the data and we can share it with you, but the idea was to keep presenting new findings that we have. For example, this factory one that we did, we really were surprised that there are factories which have this level of accidents, and surprisingly it's a tier 1 and you can say it's Maruti, I can say that. And he is just getting on with life without any repercussions. So the point really is that yes, we are collecting the data, but we did want to give something new in this report. And we will come back to women maybe every alternate year or something like that, where we can find a new angle or new insight into what is happening in their lives. So otherwise we have case studies. We don't have. Yeah. Sorry, आप में से कोई comment करना चाहेगा on crash versus crushed? I think we have a chapter coming there. No, I think that's good. यहाँ प्रशस्त हैं, प्रशस्त उधर बैठे हैं। हाँ, प्रशस्त, thank you for coming again. प्रशस्त भी एक बहुत बड़ी social organization चलाते हैं. 1 minute on what you do, प्रशस्त, and what did you feel today? And Sandeep, so साझा में हम एजुकेशन पे काम करते हैं. I'll just take a minute. एजुकेशन में मदर्स के साथ काम करते हैं, एंड आइडिया ये कि मदर बच्चे की लर्निंग को सपोर्ट कैसे कर पाएँ. मेरी फीलिंग थोड़ी काफ़ी अलग है. जब रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही थी सरोजा मैम एंड सिद्धार्थ, तो मतलब आप वर्कर्स से बात कर रहे होंगे जो एक्चुअली इस एक्सीडेंट से गुजरे होंगे एट्सेट्रा. व्हाट आई थॉट वाज ये बहुत ड्रेनिंग रहा होगा आपके लिए. वो स्टोरीज बहुत ट्रैजिक होती हैं अपने आप में. इतनी ढेर सारी स्टोरीज़ को सुनना, कोलेट करना और फिर प्रेजेंट करना, मतलब एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय इट कि ये सुन के, ये समझ के, मतलब वो 1500 नंबर मुझे याद है, बट वो 1500 स्टोरीज़ को सुनना, वो एब्जॉर्ब करना, वो प्रेजेंट करना, इट्स अ फैंटास्टिक टास्क एंड वेरी इंस्पिरेशनल. सो कोई सवाल नहीं है, बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. थैंक यू. इट्स एक्चुअली हाँ, सॉरी, नो थैंक यू. आईवी राव अभी हैं या कि चले गए? आईवी राव चले गए. आईवी राव यहाँ पर शुरू में काफ़ी देर तक थे, पर वो मारुति के एक्स चीफ इंजीनियर हैं और वो हमारे एडवाइज़र भी रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए, और वो हमेशा बोलते हैं कि क्वालिटी और सेफ्टी का बहुत बड़ा कनेक्शन है. इनफैक्ट दूनू रॉय जो हैं, जो कि एक IIT दिल्ली के अर्ली बैच के नेशन बिल्डर हैं, वो कहते हैं कि सेफ्टी और वर्कर सेफ्टी और कस्टमर सेफ्टी में कनेक्शन है.
कि अगर वर्कर सेफ नहीं होगा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपने भी बोला, यहाँ पर भी बोला, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो वर्कर की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ये जो क्रैश हुआ है, राइट, उसमें क्या गलती रह गई? क्या कोई कंपोनेंट ख़राब था? क्या वो क्वालिटी इशू था एक कंपोनेंट का? क्या उसकी वजह एक बेकार फैक्ट्री थी? ये तो शायद कभी भी पता नहीं चलेगा, पर ये पॉसिबल है ना? तो कोई एक दो और सवाल, नहीं तो हमें रुकना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया। आप एक ऑनलाइन, एक आवाज़ है, फिर ऑनलाइन और फिर रुक जाते हैं हम। मेरा बस ये है गिरीश जी आपसे है, मतलब वो एक सहयोग है कि जो राणा डे साहब थे, उन्होंने इंस्पेक्टर राज को बोला कि ये ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से बहुत मुश्किलें आई हैं। और आप जो है सुनील जी, आप भी ये मानते हैं कि कोई रेगुलेटरी बॉडी तो होना ज़रूरी है। हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं, जब तक उनको बताया नहीं जाता सब कुछ वॉलंटरीली कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं बहुत सालों से वर्कर्स के साथ काम कर रही हूँ और मुझे पता है हमारे बहुत अच्छे लॉज हैं और गवर्नमेंट बहुत सिंसियर है। मतलब अभी जो नए लेबर कोड्स आएंगे उनको भी लेकर, वो भी जब आएंगे तो उनको कैसे बाउंड किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही है, बिना एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय के बगैर एम्प्लॉयर नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि भाई एम्प्लॉयर को भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए, पर इतना परेशान नहीं किया जाता। तो हमको ये जो इंस्पेक्टर राज, तो इसमें आपके सहयोग बहुत बड़ा, बीएमएस का सहयोग होगा, क्योंकि ईएसआईसी का ही एक एग्जाम्पल है कि अब जब तक ईएसआईसी इंस्पेक्शंस होते थे, ज़्यादा बेटर तरीके से लोग उसमें आ जाते थे। अब बहुत लोग छूटते जा रहे हैं क्योंकि आप जा नहीं सकते। और जहाँ वर्कर्स की बात है कि कंप्लेंट कर दो, ओएसए जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का सबसे बड़ी चीज़ है, नौकरी चले जाना। और हम सब भी मतलब कुछ शिकायत करने में बहुत बिलीव नहीं करते, और हम मतलब इस चीज़ में है कि शिकायत करेंगे तो ऐसे होगा। तो इसका एक मिडिल पाथ जो है ना, वो ढूंढना ज़रूरी है कि इंस्पेक्शन भी हो, एम्प्लॉयर को हैरेस भी नहीं किया जाए, वर्कर भी न छूटे। तो इसमें बस मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। बहन, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब इंस्पेक्टर राज था तो इंस्पेक्टर्स का जो है टेरर था और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत परेशान थे। तो सरकार ने सोचा कि इसको जो है हम ख़त्म करते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सकें। अभी जो कोड आ रहे हैं उसमें फैसिलिटेटर का नाम दिया है, मगर है क्या, वो सारा का सारा जड़ में करप्शन है। इंस्पेक्टर जो है उसको एक्सप्लॉइट करता था, अब जो है वो इंस्पेक्टर से फ्री हो गए तो वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करने लगे। तो ये क्या है, इसको आप समझिए। ये हमने सारी बातें गवर्नमेंट से रूल्स बनाने में, जब कोर्ट्स के रूल्स बनेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है बहुत स्ट्रांगली इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रही हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। ये हमारा जो है जो नेशनल कैरेक्टर है वो डिस्टर्ब हो गया है। जब तक थोड़ा नेशनल कैरेक्टर हमारा डेवलप नहीं करेगा, तो अभी क्या है कि हम में जो ट्रेड यूनियंस हैं उसमें भी जो है एक सोचने का अंतर है। मैं बस नहीं, एक सेकंड थोड़ा ऐड करके चल रहा हूँ। प्लीज अभी क्या है कि जो अभी तक वेस्टर्न मॉडल ऑफ ट्रेड यूनियन था और जो एक्चुअल मॉडल ऑफ ट्रेड यूनियन जो हम भारतीय होना चाहिए, उसके अंदर एक बेसिक अंतर है। जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ ट्रेड यूनियन है या मार्क्स थ्योरी है, वो कहते हैं कि ये जो यूनियन, वर्कर, इंडस्ट्रियलिस्ट और मैनेजमेंट, ये नदी के दो किनारे हैं और ये दो किनारे कभी भी जीवन में मिल नहीं सकते, इनके विचार नहीं मिल सकते। इसलिए एक एक्सप्लॉइट करेगा और एक संघर्ष करेगा। मगर जो भारतीय थ्योरी है, जो हमारी एंशियंट लेबर प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या कहती हैं कि ये नदी के दो किनारे नहीं है, नदी के दो किनारों के बीच में बहने वाला पानी है। और ये जो है एक इंडस्ट्रियल फैमिली है। ये कोई दो किनारे नहीं है कि मिलेंगे नहीं। इंडस्ट्री का अगर मालिक है तो वो गार्जियन है फैमिली का, बाकी जो लोग काम करते हैं वो उसके फैमिली के मेंबर हैं। तो जब जो है, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली में बचपन में जो गांव से लोग होंगे उन्होंने देखा होगा, जॉइंट फैमिली में
कोई कुछ भी काम करता था, कोई आईएएस भी हो जाता था, कोई क्लर्क हो जाता था, कोई किसान रहता था, कोई स्टूडेंट, मगर जब माँ भोजन बनाती थी तो किचन में सबको भोजन एक सा मिलता था। तो ये जो है बीच में बहने वाला पानी है, यदि कभी विवाद होगा तो इस किनारे का पानी उस किनारे चला जाएगा, उस किनारे का पानी इधर आ जाएगा, जब सेटल हो जाएगा तो फिर बीच में बहने लगेगा। तो ये हमारी सोच में अंतर आ गया है। हम जो है दो किनारे नहीं है बल्कि एक फैमिली के पार्ट हैं। जब ये हमारी दिल में फीलिंग आएगी, हम सोचेंगे कि अगर इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो हमारा नुकसान है। हम मालिक भी कहाँ से देगा? जब हम कमा करके देंगे तब हमें मालिक देगा ना। तो हम जो है हमारी सोच में अंतर है, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। और जो आप कह रही हैं वो करप्शन जो है वो सब करप्शन का खेल है। धीरे धीरे करके अति का अंत होता है। अब मैं तो आपसे लास्ट में ये कहता हूँ कि अति का अंत होता है। ये भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें जो है ये अति पे जा चुकी हैं, अब ये अंत की तरफ हैं। इसलिए जो भी गवर्नमेंट्स जो अपने मैकेनिज्म डेवलप कर रही हैं, चाहे वो NGRBC के माध्यम से हो, चाहे SBRC के माध्यम से, वो सब जो है बड़ा एक आशा की अच्छी किरण की तरफ हमको लेकर के जा रही हैं। इसलिए जो है मैं जो भी हताश निराश हैं उनको छोड़ दीजिए। जो था वो नहीं रहेगा, जो होना है वो होगा। और भारत जो है बहुत तेज़ी से, आप दुनिया में देख रहे हैं, भारत बहुत तेज़ी से अपनी राह पकड़ रहा है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। यदि हमने मेंटलिटी चेंज नहीं की तो चाइना से बिजनेस उखड़ करके सारे वियतनाम और भारत आने वाले हैं। तो ये सब बहुत काम आने वाला है, बहुत फॉर्मुलाइज होने वाला है। तो इसमें हमको भी जो थोड़ा सा सहयोग देना होगा इस छोटे से रिमार्क से, बहन जी के कहने से। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि हमको आशावान होना चाहिए, और जो हमारा काम है हम वो काम, हर व्यक्ति अधिकार और कर्तव्य, यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने लगे तो किसी को अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम केवल कर्तव्य की भूल जाते हैं और अधिकार की बात करते हैं। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी, जो मेरा काम है कम से कम वो मैं अपना काम करता रहूं। दूसरा क्या कर रहा है उसको मेरे को भूल जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू गिरीश जी। तो मैं क्लोज करता हूँ। राहुल, कैन आई क्लोज इट? या आफ्टर दैट वी कैन डू द रिपोर्ट लॉन्च, दैट विल बी बेटर नाउ, स्मूदर। या नो, सो लेट मी जस्ट थैंक द पैनल। तो अच्छा, ऑल दैट इज़ लेफ्ट फॉर मी, जो मेरे लिए बचा है वो शुक्रिया सबको करने के लिए। उसके बाद लंच है और उससे पहले 2 मिनट कुछ रिपोर्ट लॉन्च के फ़ोटो होंगे। फ़ोटो में आपको रहना ज़रूरी नहीं है, जिनकी फ़ोटो चाहिए वो रह सकते हैं, बाकी लोग लंच पे जा सकते हैं। पर सिर्फ 1-2 बातें बोलने के लिए कि पहली बात तो शुक्रिया कि आप रिपोर्ट के दौरान 3 घंटे लगातार यहाँ पर बैठे और सुना और बोला। स्पेशल ख़ास शुक्रिया हमारे श्रमिक साथियों का जो आज आए। 3 लोग पैनल पे थे, संदीप कुमार, कंचन शर्मा और राजेश कुमार। आपकी जो बहादुरी थी, आपकी जो सफाई थी, जिससे आपने आके यहाँ बात करी और सबको समझाया, वो बहुत ही ज़रूरी थी। बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी बातें हम कंपनियों तक लेके जाएं, तो इनके वीडियो बनेंगे, लिटरेचर बनेगा, वो उन तक जाएगा भी। उसके बाद हमारे पैनल थे, गिरीश जी थे, सुनील, अजीत। आपने हमें इतनी एक्सपर्ट एडवाइस दी, आपने हमें इतनी आशा दी। आपने बोला कि ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं, ये बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो दायित्व की आपने बात करी वो वर्कर्स का भी है, वो बिज़नेस का भी है। तो हमारी उम्मीद है कि बिज़नेस अपना दायित्व समझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, आज से ज़्यादा। आई थिंक उनको ज़्यादा ज़रूरत है। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया।